हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री शुरू किया था, जिसमें 3 वीडियो के माध्यम से आपका जो भी मौर्य साम्राज्य से पहले का जो भी चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग चैप्टर 15 यानी मौर्य साम्राज्य शुरू करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य का जो टाइम पीरियड है वो 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक है, यानी 137 वर्ष है। ठीक है। इसमें स्पेशली चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम पीरियड है वो 322 से 298 टाइम पीरियड है। तो चलिए हम इसका देख लेते हैं थ्योरी। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। तो जस्टिन ने इसका नाम सेंड्रोकोटस कहा था। ठीक है। और इसका पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम जोन्स ने कहा था। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है। आगे है विशाखदत्त कृत मुद्राक्ष में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषण आशय निम्न कुल से उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। तो निम्न कुल से उत्पन्न ये किसके द्वारा व्याख्या किया गया है? तो विशाखदत्त की कृति मुद्राक्ष में ऐसा पता चलता है कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, निम्न कुल के थे। घनानंद को हराने के बाद चाणक्य यानी कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की किसने मदद की थी? तो चाणक्य ने किया था, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। तो ये भी याद रखने वाली चीज़ है कि चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी थे? तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। मास्की गुर्जरा नेतुर एवं उडेगोलम के लेखकों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो ये जो मास्की है, गुर्जरा नेतुर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो इसमें 4 लेख दिया है: मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। तो अभिलेख 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे एक हो गया शिलालेख हो गया, एक स्तंभ लेख हो गया और एक गुहा लेख हो गया। तो ये 3 प्रकार का लेख है जिसमें अशोक का अभिलेख अंकित है। नोट हम लोग देख लेते हैं। नोट में है D.R. भंडारकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। तो D.R. भंडारकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेख के ही आधार पर उसका इतिहास लिखा है। कर्नाटक के गुलबर्ग जिला के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प यानी रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रण्यो अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है। भारवु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। तो किस अभिलेख में ये अशोक ने स्वयं का राजा बताया था? तो ये भारवु अभिलेख में अशोक ने स्वयं का राजा मगध का राजा बताया था। ये हम लोग को एक चैप्टर छूट गया क्या? सॉरी, हम लोगों ने एक पैराग्राफ छोड़ दिया था। तो हम लोग को यहाँ से देखना है कि चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म के अनुयायी था। यहाँ पे हम लोग देख लिए। अब इसके आगे हम लोग ये पैराग्राफ हम लोग का छूट गया था, इसको पहले देख लेते हैं। तो इसमें है चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? 305 ईस्वी में। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि के शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हैरात और मकरान चंद्रगुप्त को दिया। तो
ये जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया तो सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी यानी कार्नेलिया से शादी चंद्रगुप्त मौर्य के करवा दिया था। और उसके और संधि के शर्तों के अनुसार 4 प्रांत दिए थे, जिसमें काबुल है, कंधार है, हैरात है और मकरान है, चंद्रगुप्त के दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। तो जैन धर्म की दीक्षा किसके लिए? तो गुरु भद्रबाहु से। मेगास्थनीज ने सेल्यूकस निकेटर का मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते हैं और इन पैरों पर प्रशिक्षित तोता का झुंड रहता है, जो सम्राट अशोक के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। ये मेगास्थनीज के द्वारा विवरण दिया गया है। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में मेगास्थनीज का क्या मतलब राय था, ये देख लेते हैं। तो पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिला वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर के नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग आगे। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटार्ट के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 5000 हाथी उपहार में दिए थे। मतलब प्लूटार्ट के अनुसार कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 5000 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रावण बेलगोला में उपवास द्वारा हुआ था। ठीक है, तो इनको जैन धर्म की शिक्षा कौन दिया था? तो इनको जैन धर्म की शिक्षा दिया था भद्रबाहु ने दिया था। और इनका जो मृत्यु हुए थे 258 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास के द्वारा हुआ था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार का जो टाइम पीरियड है 298 से 269 ईसा पूर्व तक। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी का बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। उसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। तो अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु का विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, बिंदुसार आजीवक धर्म का अनुयायी था। नोट है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोसाल ने की थी। क्वेश्चन बन सकता है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मखलीपुत्र गोसाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वरिसार कहा गया है। स्ट्रैब्रो के अनुसार सीरिया नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। तो स्ट्रैब्रो के अनुसार सीरियस नरेश एंटियोकस ने, कौन? एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज को उत्तराधिकारी माना जाता है। तो ये रहा डाइमेकस किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था बिंदुसार के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था और डाइमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, तो ये चीज़ पॉइंट याद रखना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर हम लोग साइड में क्या लिखे हुए हैं, ये चलिए कोई बात नहीं। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंह सेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला यानी सिंधु एवं झेलम नदी के बीच। तो तक्षशिला कहाँ अवस्थित है? तो सिंधु और झेलम नदी के बीच है। ठीक है, तो तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला
सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए दो विद्रोहों का वर्णन है। तो तक्षशिला कहाँ है? सिंधु एवं झेलम नदी के बीच है। यहाँ पे दो विद्रोह हुआ था, उसका वर्णन है। ठीक है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एंथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। एंथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के नरेश एंटियोकस से मदिरा, खजूर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। तो देखिए, जो यहाँ से मंगवाता है बिंदुसार, जो मंगवाता है एंटियोकस वन से कि मदिरा, ये सूखे अंजीर और एक दार्शनिक, तो इसमें एक दार्शनिक को वहाँ से नहीं मिलता है, मदिरा, खजूर वहाँ के जो शासक है एंटियोकस वो भेज देता है। तो ये इसका हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। अब आ जाते हैं हम लोग अशोक, सम्राट अशोक के पास। तो इनका देख लेते। बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। तो मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व में। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगिरी था। अशोक की माता का नाम क्या था? शुभद्रांगिरी। दिव्य बयान के अनुसार राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। राजगद्दी पे बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का। मास्की, गुर्जर, नेतुर एवं उडेगोलम के लेखों के अनुसार अशोक का नाम अशोक मिलता है। मतलब किस किस में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो मास्की, गुर्जरा और नेतुर और उडेगोलम में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे है शिलालेख हो गया, स्तंभ लेख हो गया और गुहा लेख हो गया। नोट दिया हुआ है। D.R. भंडाकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। कर्नाटक के गुलबर्ग जिला के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प, रिलीफ, स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चरित्र के साथ रण्यों अशोक, राजा अशोक उल्लिखित है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। तो स्वयं को मगध का राजा किस अभिलेख में बताया था? भाब्रू अभिलेख में। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। मतलब 269 में गद्दी पर बैठा था और 261 में कलिंग पे आक्रमण कर दिया था। कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। उल्लेख 13वें शिलालेख में, मतलब कलिंग पे जो आक्रमण किया था उसका उल्लेख कौन से शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। तो ये प्लिनी के अनुसार है। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका जो ब्रैकेट में दिया हुआ अभिलेख, प्रमुख शिलालेख, स्थान एवं संबंधित राज्य। तो शिलालेख का स्थान और संबंधित राज्य, तो ये है शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी शिलालेख कहाँ है? तो ये है पेशावर, पाकिस्तान में है। शाहबाजगढ़ी शिलालेख पेशावर, पाकिस्तान में है। उसके बाद है मानसेहरा शिलालेख, ये हजारा, पाकिस्तान में है। मानसेहरा शिलालेख हजारा, पाकिस्तान में है। कालसी शिलालेख उत्तराखंड में है। कालसी शिलालेख कहाँ है? उत्तराखंड में है। और गिरनार शिलालेख और गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये सब गुजरात में है। तो उससे आप ये इसको पकड़ सकते हैं। जैसे गिरनार शिलालेख कहाँ है? तो गुजरात में है। तो धौला तथा जौगढ़ ये कहाँ है? तो ये भी है, उड़ीसा में है। एरगुडी राजुल मंडगिरी, आंध्र प्रदेश में। एरगुडी राजुल मंडगिरी शिलालेख कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। सोपारा शिलालेख कहाँ है? तो ये है महाराष्ट्र में। सोपारा शिला महाराष्ट्र में है।
रूपनाथ तथा गुर्जर शिलालेख कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश में है। उसके बाद सासाराम शिलालेख कहाँ है? तो ये है बिहार में है। भब्रू बैराट ये राजस्थान में है। और 11 में है मास्की गोस्वामी मठ ब्रह्मगिरी सिद्धपुर जंटी ग्रामेश्वर कनगनहल्ली पालकी गुड्डू ये सब कहाँ है? तो ये सब कर्नाटक में है। और एक है लास्ट 12 नंबर का अहरौरा कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह से हम लोगों ने शिलालेख और उसके स्थान के बारे में पढ़ लिया। तो हम आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट में है अशोक के प्रमुख शिलालेख और उसमें वर्णित विषय है। तो अशोक के पहला शिलालेख में वर्णित विषय है कि इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, मतलब पशु बलि की निंदा की गई है इसमें, ठीक है। दूसरा है मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किसमें किया गया है? तो दूसरे शिलालेख में। तीसरा शिलालेख में है इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वह हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरा पर जाए। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। तो इसमें राजकीय अधिकारियों का यह आदेश दिया गया है कि वह हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए। इससे कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथा शिलालेख में हम लोग देख लेते हैं क्या है। चौथा शिलालेख में इसमें भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई। भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा मतलब युद्ध की जगह शांति की घोषणा की गई, इसका अर्थ यही है। पांचवा शिलालेख में है इसमें धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा है इसमें आत्मा नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। छठा शिलालेख में क्या है? इसमें आत्मा नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां व आठवां शिलालेख में इनमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। तो अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किस में है? तो सातवां और आठवां शिलालेख में। नौवां शिलालेख में इसमें सच्ची भेंट तथा सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख है। नौवां शिलालेख में किसका उल्लेख है? सच्ची भेंट तथा सच्चा शिष्टाचार का उल्लेख है। दसवां अभिलेख में इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। तो ऐसा हेलो तो इसमें 11वां शिलालेख में दिया गया है। 11वां शिलालेख में इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 11वां शिलालेख में इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख में इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। तो स्त्री महापात्रों की नियुक्ति किसमें की गई है? तो 12वां शिलालेख में की गई है, ठीक है। और 13वां शिलालेख इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां इसने धम्म प्रचारक भेजे। 14वां शिलालेख में अशोक ने जनता के धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। 14वां शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वां शिलालेख में है। 12वां शिलालेख में स्त्री महापात्रों की नियुक्ति की एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही है। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। कौन बौद्ध धर्म की दीक्षा दी था? तो उपगुप्त, ठीक है। अशोक के बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? तो उपगुप्त ने। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ये जैन धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार ये आजीवक धर्म का ये था अनुयायी था। और सम्राट अशोक ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यहाँ पे नोट हम लोग देख लेते हैं। नोट अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन के राज तरंगने से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो किसका प्रवचन सुनकर? निग्रोध के, ठीक है। तो ये भिक्षा किसने दिया था? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो अशोक धर्म ये उपगुप्त ने अशोक के बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। लेकिन किसकी प्रवचन सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो निग्रोध का प्रवचन सुनकर, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये अहरौरा लेख में लिखा गया है।
नेक्स्ट पॉइंट है अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की, 12वें वर्ष नागली सागर की एवं 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। 12वें वर्ष ये नागली सागर की और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। यहाँ पे मौर्य प्रांत और राजधानी दिया गया है। तो मौर्य प्रांत में जैसे हो गया उत्तरापथ, उत्तरापथ की राजधानी था तक्षशिला, और उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी और दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला और दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी। अवंती राष्ट्र का उज्जैनी था, कलिंग का तोसली था और प्रासी पूर्वी प्रांत का पाटलिपुत्र था। तो प्रासी पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र था। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी और कलिंग की तोसली। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। तो आजीविकों को नागार्जुन गुफा किसने प्रदान की थी? तो अशोक के पुत्र यानी पोता दशरथ ने। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महापात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका किसने भेजा था? तो अशोक। वो कौन थे? तो वो बेटा बेटी थे अशोक के। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अगला पॉइंट है अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान के खरोष्टी लिपि का अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान में है, ठीक है। खरोष्टी लिपि का अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा पाकिस्तान एवं खरोष्टी लिपि का अभिलेख कहाँ कहाँ है? तो शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा पाकिस्तान में है, ठीक है। और शेष भारत में ब्राह्मी लिपि का अभिलेख है। तो भारत में जो भी अभिलेख है ना अशोक का, उसमें ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिलते हैं, ठीक है। और जो अफगानिस्तान में है उसमें ग्रीक और अरमाइक लिपि का उपयोग किया गया है, ठीक है। और खरोष्टी लिपि का उपयोग किया गया है शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा के अभिलेखों में जो पाकिस्तान में है। तो ये सिंपल सी बात है, समझ गए हम लोग। नोट, खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि है ना, वो दाईं से बाईं ओर, जैसे उर्दू लिखा कैसे जाता है वैसे लिखा जाता है। तो इसमें हम लोग को कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग देख लेते हैं। तो अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ, तो वर्णित तीर्थ मंत्री प्रधानमंत्री होता था। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज राजपुत्र होता था। और दौवारिक राजकीय द्वार का रक्षक होता था। दौवारिक मतलब राजकीय द्वार का रक्षक होता था। अंतर्वेदिक अंतपुर का अध्यक्ष हुआ करता था। समाहर्ता आय का संग्रह करता होता है। तो ये समाहर्ता है ना, ये इससे कोई रिलेटेड नहीं है, तो इसको हम लोग को याद रखना है। समाहर्ता आय का संग्रह करता था। समाहर्ता कौन था? आय का मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर था। तो आय का संग्रह करता था, जैसे मतलब मुनीम भी बोलते हैं उसको। तो समाहर्ता आय का संग्रह करता था। उसके बाद 8वां में है सन्निधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष था। सन्निधाता कौन था? तो ये राजकीय कोषाध्यक्ष था। प्रशासता ये कारागार का अध्यक्ष था। प्रशासता कौन था? कारागार का अध्यक्ष था। परदेष्ट्री ये कमिश्नर था। परदेष्ट्री ये कमिश्नर था। पौर नागर का कोतवाल था। पौर कौन था? नगर का कोतवाल था। और व्यावहारिक प्रमुख न्यायाधीश था। व्यावहारिक कौन था? तो प्रमुख न्यायाधीश। तो प्रमुख न्यायाधीश कौन था? उसको बोलते थे व्यावहारिक। और नायक नगर की रक्षा का अध्यक्ष कौन करता था? तो नायक करता था। और 14 में है
कर्मांतिक उद्योग एवं कारखाने का अध्यक्ष कौन होता था? तो कर्मांतिक कौन होता था? तो उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष होता था। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला होता था दंडपाल। दंडपाल किसको बोलते थे? सेना का सामान एकत्र करने वाला। दुर्गपाल दुर्ग के रक्षक करने वाला। और लास्ट में है 18 नंबर अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों की रक्षा करने वाला कौन सा था? अंतपाल। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है अशोक के अभिलेखों में 3 भागों में बांटा जा सकता है। अच्छा, फिर से दिया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट है अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, शिलालेख, स्तंभ लेख तथा गुहा लेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादेट्री पेनथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस को हुई। तो अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसको मिली थी? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेस को मिली थी। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह संख्या अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। प्रयाग स्तंभ लेख, तो प्रयाग स्तंभ लेख यह पहले कौशाम्बी में स्थित थी। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था, प्रयाग स्तंभ अभिलेख को। उसके बाद है दिल्ली टोपरा अभिलेख। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। टोपरा से दिल्ली लाया गया था। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया था। आ जाते हैं पॉइंट नंबर हम लोग 4 पे। पॉइंट नंबर 4 है रामपुरवा अभिलेख। तो रामपुरवा अभिलेख यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायक ने की थी। तो रामपुरवा यह स्तंभ लेख चंपारण में है। रामपुरवा अभिलेख कहाँ है? तो चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की थी। लहरिया अरेराज अभिलेख ये चंपारण में है, बिहार में है। और लहरिया नंदगढ़ चंपारण बिहार में इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। तो ये 3 जो अभिलेख है ना वो मुख्यतः बिहार में है। जैसे कि रामपुरवा अभिलेख चंपारण बिहार में है, लहरिया अरेराज ये भी चंपारण बिहार में है, और लहरिया नंदगढ़ ये भी चंपारण में है। ठीक है, तो जो लहरिया नंदगढ़ है ना इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मी देई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व के दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया। इसमें कहा गया है अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मी देई है। 7वां सबसे लंबा है, छोटा सबसे रुम्मी देई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक के द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर यानी बलि माफ कर दिया। नोट, महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त शाहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राजा द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। तो ये मतलब जो अकाल पड़ा था वो किस अभिलेख से पता चलता है? तो महास्थान यानी बांग्लादेश से प्राप्त शाहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य। तो शाहगौरा का जो ताम्रपत्र अभिलेख था ना जो कि बांग्लादेश में था, उसमें अकाल जो पड़ा था उसका विवरण दिया गया है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि मनुष्य मेरे बच्चे हैं। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार-ए-कूना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। अशोक का सार-ए-कूना अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में
प्राप्त हुआ है। साम्राज्य मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व उनके चरित्र को काफ़ी जांच परख जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। उपधा परीक्षण का क्या कहा जाता था? तो पुरोहित के जो नियुक्ति होते हैं ना, उसमें जांच पड़ताल होता था, उसके उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में 4 जासूस को कहा गया है। अर्थशास्त्र में 4 जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसमें बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक, 90,000 हाथी व 80,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा। तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को किसने लुटेरे की सेना कहा था? तो जस्टिन ने। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऊपर छोड़ दिए थे उसको देख लेते हैं। तो ये है प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य समिति। प्रथम तो उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण। द्वितीय, विदेशियों की देखरेख। तृतीय, जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ, व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। पंचम, निर्मित वस्तुओं का विक्रय का निरीक्षण। और जो षष्ठ है, बिक्री कर वसूल करना। तो ये मतलब 6 पॉइंट है। आगे आते हैं अगले पॉइंट पे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्र सर्प नामक आमत्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता है। तो गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है अर्थशास्त्र में, लेकिन एक ही स्थान पर जो गुप्तचर होता था उसको संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय को न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाले भूमि को अद्योमात्रिक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो 7 वर्गों में विभाजित किया है। इसमें एक है दार्शनिक है, दूसरा किसान है, तीसरा अहीर है, चौथा कारीगर है, 5वां सैनिक है, 6ठा निरीक्षक है और 7वां सभासद है। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला
रूपाजीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता ली थी। तो इसका सहायता कौन कौन किया था? तो एक तो किया था विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त मतलब जो इसका गुरु था, और एक कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। तो प्रवर्तक ने भी इसको सहायता प्राप्त किया था। मौर्य शासन 137 वर्ष तक रहा। भगवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी सहायता इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में, इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। नोट: अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में था। अशोकाराम विहार कहाँ था? पाटलिपुत्र में। ब्राह्मण साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य शुंग एवं कन्नव राजवंश पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। भारहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वसुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कन्नव वंश की स्थापना की थी। कन्नव वंश की स्थापना किसने की थी? वसुदेव ने की थी। किसकी हत्या करके? देवभूति की हत्या करके। कब किया था? 73 ईसा पूर्व में किया था। कन्नव वंश का अंतिम राजा कौन था? तो सुशर्मा था। उसके बाद आते हैं सातवाहन राजवंश। तो सिमुक ने 660 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। तो सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? तो सिमुक था। सातवाहन आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान यानी गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित की। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सतकर्णी, गौतमीपुत्र, गौतमी सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सतकर्णी। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुढ़ थे। तो हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुणाढ़ ने बृहद कथा नामक पुस्तक की रचना की। तो हाल ने गाथा सप्तशती और गुणाढ़ ने बृहद कथा नामक पुस्तकें की रचना की थी। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा और पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। तो सातवाहन अपने सिक्के में जिस शीशे के निर्माण करते थे उसे कहाँ से मंगवाया जाता था? तो उसको रोम से मंगवाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम किया। भूमि दान का सर्व प्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में 1 गांव देने का उल्लेख है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि देव ब्राह्मी थी। सातवाहनों में हमें मात्र सत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं का नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठ पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन पर उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था।